हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं शिवम रिछारिया एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा, आपको आवाज़ नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य जो कि गड़बड़ चल रहा है, पर फिर भी आप लोगों के लिए जो मेहनत की जा रही है, जो वीडियो हम लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों की कोई कनेक्टिविटी जो हम लोगों से जुड़ी हुई, जो एक परिवार का आप लोगों ने जो परिवार खड़ा किया है इतने बड़े लोगों का, तो अब थोड़ी सी जिम्मेदारी भी बनती है। तो उसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए टीम गुरुकुल कोचिंग आप लोगों के लिए कंटिन्यू आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रही है। तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप लोगों से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ही लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग डिमोटिवेट होंगे, और डिमोटिवेट होंगे तो फिर उतना वो मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। इसलिए अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बेस्ट कंटेंट आपको चाहिए है, आपको पढ़ना है, आपको करना है, तो आपको कमेंट और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का हमेशा याद रखना है। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दीजिए, हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। यही टीम गुरुकुल का एक नारा आप लोगों के लिए है, जो कि शिवम सर के द्वारा इन्वेंट किया गया है। तो चलिए मजाक से थोड़ा सा हटके स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जो कि आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सुपर टेट एग्जाम में या किसी भी जो टीचिंग एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है वो आपका मनोविज्ञान चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है। और इसमें आपकी पेडागोजी और उससे रिलेटेड टर्म्स जो फैक्ट आते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। यूपी टेट में विशेष तौर से ये पूछे जाते हैं, परिभाषाएं, इतिहास। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने मनोविज्ञान की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने आप लोगों को मनोविज्ञान का इतिहास और उनकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं बता दी थी। आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास और उनकी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो ये जैसे कि आप जानते हैं, शिक्षा नाम से स्पष्ट है, एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, पहले क्या था, आज के समय में क्या है। तो यही सब चीजें कि पहले से आज में कितना परिवर्तन हुआ है, कि पहले शिक्षा का क्या स्तर था, आज आपकी शिक्षा का क्या स्तर है, और पहले किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है, आज उन्हीं चीज़ों को किस तरीके से डील किया जा रहा है। तो उस समय से लेकर इस समय तक में जो डिफरेंस हुआ है, जो अंतर हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जिन माध्यम के थ्रू हुआ है, जिसके द्वारा हुआ है, वो जिन माध्यमों के द्वारा हुआ है, उन्हीं को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। यानी क्रम बाई क्रम किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, वही कहलाता है विकास। तो उसी के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। वैसे सभी को पता है कि भारत जो अपना भारत है बहुत ही प्राचीन देश है, और लगभग सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी अगर कहीं पे सभ्यता है तो वो अपना देश भारत है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता को संजोए आज भी रखे हुए है। तो जो हम तो यही मानेंगे, हमारे अकाउंट तो यही रहेगा कि जो भारत ही एक विश्व गुरु था, और भारत से काफी लोग पढ़ने आते थे। भारत में विदेशों से काफी लोग काफी बड़ी मात्रा में जो शिक्षार्थी थे वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उदय हमारे अकॉर्डिंग तो भारत का ही होना चाहिए, पर यहाँ पर हमारा और आपका मत नहीं चलने वाला है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं कि क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, कहाँ से स्टार्टिंग मानी गई है, और कहाँ किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ है। तो चलिए बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वर्ष 1900 ईस्वी से मानी जाती है। अब यहाँ से 1900 ईस्वी कहीं बहुत ज्यादा दूर का समय नहीं है, अपने दादा परदादा लोगों का समय होगा। तो अपने दादा परदादा भी बहुत ज्यादा बौद्धिक प्राणी, मतलब इतने बौद्धिक थे कि कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने उत्पत्ति जो मानी है वो 1900 ईस्वी से मानी जाती है। कब? जब अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षकों ने, ये बात हुई है अमेरिका की, कहाँ की बात हुई है, अमेरिका की। समय कब कितना है? 1900 ईस्वी से। तो अमेरिका में जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो कौन थे, शिक्षक थे, टीचर्स थे यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने क्या, किसका निर्माण किया? नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का क्या किया? निर्माण किया, संगठन बनाया।
तो वहां से इनकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से अमेरिका से हुई है। क्लियर है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो 1913 में प्रकाशित हुई थी थॉर्नडाइक की एक पुस्तक जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक थी? एजुकेशन साइकोलॉजी। और इस पुस्तक को किसने लिखा था? थॉर्नडाइक ने लिखा था। और ये कब लिखा था? 1913 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम बताइए, या फिर रूसो की पुस्तक का नाम बताइए, या फिर आपका जो स्टैनले हॉल की पुस्तक का क्या नाम था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें पूछी जाती हैं और कब किसने किसके द्वारा लिखी गई है, इस सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है 1913 में थॉर्नडाइक की पुस्तक थी, कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें जिसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गई थी कि इसने शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में क्या दिलाई? पहचान दिलाई। तो कहां से स्टार्ट हुआ? 1900 से स्टार्ट हुआ। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका के शिक्षकों ने मिलकर क्या बनाया? एक संगठन बनाया जिसका नाम नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन था। और उसके बाद 1913 में थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान था वो फ्रॉवेल और मारिया मॉन्टेसरी का माना जाता है। क्यों माना जाता है? आपने जब यूपी टेट की तैयारी की होगी, सी टेट की तैयारी की होगी और केवीएस की जो तैयारी आप कर रहे हैं तो आपने फ्रॉवेल और मारिया मॉन्टेसरी का नाम जरूर सुना होगा। फ्रॉवेल, मारिया मॉन्टेसरी किससे जुड़े जाते हैं? नर्सरी और जो किंडरगार्टन पद्धति जो आपको अभी स्कूलों में जो चलाई जा रही है कि नर्सरी यानी एडमिशन से पहले बच्चों को नर्सरी में किया जाता है, किंडरगार्टन एक पद्धति रहती है। उनका जो जनक है वो फ्रॉवेल, मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है, जिन्होंने पूर्व विद्यालय शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन लोगों ने भी शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया है? महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी इनका योगदान भी माना जाता है। अब बात करते हैं रूसो से भी आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे। रूसो क्या थे? प्रकृतिवादी थे। ये क्या करते थे कि बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, बालक स्वतः अपने आप सब कुछ सीख जाता है। ये कथन किसने दिया था? रूसो ने दिया था। यानी प्रकृतिवाद पे सबसे ज्यादा जोर अगर कोई देता था तो वो था कौन? रूसो। रूसो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एमिल, इसको इंग्लिश वर्जन एमाइल इसका। तो इसका भी बड़ा योगदान, क्योंकि ये जो पुस्तक थी बहुत ज्यादा चर्चित थी उस समय पर, बहुत ज्यादा इसको भी लोकप्रियता प्राप्त हुई और इस पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। और रूसो की जो एमिल की पुस्तक है वो लगभग हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकती है। तो इनका भी काफी योगदान माना जाता है। इसके बाद आते हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल का योगदान भी काफी महत्वपूर्ण रहा। क्यों? इन्होंने अवस्थाएं, जो हमारी अवस्थाएं होती हैं जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी जन्म से लेकर आपने पूरे जीवन तक की जो अवस्थाओं में हमारा जीवन अवस्थाओं में इन्होंने क्या किया? वर्गीकृत किया। तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने अवस्थाओं में जैसे इन्होंने मुख्य जो किस अवस्था पर जोर दिया? किशोरावस्था पर। किशोरावस्था में उन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एडोलसेंस। यानी एडोलसेंस पुस्तक अगर आ जाए किसने लिखी है? तो स्टैनले हॉल ने लिखी है। तो स्टैनले हॉल नामक पुस्तक लिखी तथा किशोर मनोविज्ञान के क्या बने? जनक बने। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किशोर मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था पे अध्ययन करके एक पुस्तक ही लिख दी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। तो आशा करते हैं इतना आपको याद हो गया। तो ये रहा हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास कि किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान अस्तित्व में आया और क्यों जरूरत पड़ी शिक्षा मनोविज्ञान की, और शिक्षा मनोविज्ञान में किस तरीके से आपके डेवलपमेंट या विकास हुआ है। बाकी आज का जो माहौल चल रहा है वो आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके से अपने पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। जैसे कि हमने मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं लिख पाई थी, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यही आपको करना है, शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, इनके बारे में आपको पढ़ना है और आपको अपनी नोटबुक में ध्यान से इन सबको लिखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि ये कथन किसका था, ये कथन किसका था, ये कथन किसका था। तो बात करते हैं कार्लसनिक की। कार्लसनिक ने क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों का शिक्षा में प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों, यानी मनोविज्ञान के क्या सिद्धांत हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, उनका
का एजुकेशन पॉलिसी में क्या करना, यूज करना, प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं स्टीफन के अकॉर्डिंग। स्टीफन ने क्या बोला था, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा में क्या विकास हुआ, शैक्षिक विकास का क्रमिक यानी ऑर्डर बाय ऑर्डर जो अध्ययन है, क्रमिक अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। किसके अकॉर्डिंग कहलाता है, स्टीफन के अकॉर्डिंग कहलाता है। अब बात करते हैं ट्रो की। तो ट्रो साहब ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों की क्या है, व्याख्या है। यानी शिक्षा शैक्षिक परिस्थितियों में किस किस तरीके की मेंटलिटी, किस तरीके की मनोवैज्ञानिक कंडीशन को हम वहां पे अप्लाई करते हैं, तो उनके तत्वों, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वह कहा था किसने, ट्रो ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों की क्या है, व्याख्या है। अब बात करते हैं क्रो एवं क्रो की। तो क्रो एवं क्रो ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं, चाहे वो मनोविज्ञान की हो, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान की हो, या फिर मनोविज्ञान से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर इन्होंने अपना योगदान दिया है। क्रो एवं क्रो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले अधिगम का क्या है, वर्णन है। यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कोई चीज धारण करना। तो अधिगम यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक आपने क्या अधिगम किया, क्या सीखा, उसका जो वर्णन होता है वही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने बोला था, क्रो ने बोला था। अब बात करते हैं जेम्स ड्राइवर की। जेम्स ड्राइवर ने कहा था वैज्ञानिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ी है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा जो व्यवहारिक, यानी हमारे जो आपसी व्यवहारिक में जो मनोविज्ञान यूज होती है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ी है। यानी शिक्षा में, शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से हम उनसे क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, वही क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अब आते हैं C.H. गुड के अनुसार। C.H. गुड ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने वाले व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व यानी मैच्योरिटी अवस्था तक पहुंचने में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरने वाले व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों, यानी किस तरीके से सीख रहे हैं, क्या आगे उन्होंने क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से डेवलप्ड होते जा रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये रही कुछ परिभाषाएं, जो कि परिभाषाएं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करना है और आपको अपने जो आपने नोट्स मेंटेन कर रहे हो, आशा है कि आप लोग नोट्स मेंटेन तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं एक सरकारी स्कूल में आप अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको गंभीर होना पड़ेगा। और गंभीर यहाँ नहीं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करें, आपको गंभीर होने की आवश्यकता है। तो आपको गंभीर भी होना है, साथ ही साथ अपने चिंतन के द्वारा ये सिलेक्ट करना है कि हमें कहाँ ऑथेंटिक चीजें मिल रही हैं, कहाँ हमारा समय बच रहा है। समय बचने के साथ साथ आपको ऐसी चीजें जो आप डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहाँ ऐसी चीजें मिल रही हैं। तो इतना आपको आपका मन आपको बता देगा। अगर आप मन से चिंतन करोगे तो आपको बता देगा गुरुकुल कोचिंग क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा है। क्योंकि आप देख लेना पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी इस तरीके का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्लासेस रहती हैं वो घंटों की क्लासेस रहती हैं और में घंटों जो टाइम वेस्ट किया जाता है उसमें आपका जो फिक्स्ड ज्यादा से ज्यादा समय के कम से कम 30 मिनट ही आपका क्या रहेगा, पढ़ाई का रहेगा, बाकी सब फालतू की बातें रहती हैं। तो उस चीजों से, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन रहता है, उसमें आपको लुभाया जाता है, आपको अच्छी अच्छी बातें करके, ताकि आप उनका क्या कर सको, उनको गेन दे सको आप, क्योंकि आपकी मजबूरी है पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आगे जैसे आपने क्लास अटेंड की है, तो क्लास अटेंड की है तो आपको पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपका समय भी वेस्ट होता है और आपको कंटेंट भी उतना नहीं मिल पाता है। तो आपको खुद से चिंतन करना है कि हमें कहाँ बेस्ट चीजें मिलेंगी और कहाँ से हमारा समय बच सकता है। तो आपको 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में आपको तुरंत, आप डबल की स्पीड में भी चाहो देख के तुरंत अपने सारे नोट्स उसको क्या करो, लिखो, फिर डबल की स्पीड में
में उसका रिवीजन कर लो तो आपको कम से कम समय में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लोगे। जितने समय में आप किसी बड़े यूट्यूब चैनल्स की 1 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो देखोगे, उतने समय में आपके लगभग सारे सब्जेक्ट की एक वीडियो आप गुरुकुल प्लेटफॉर्म से देख सकते हो। तो तय आपको करना है और निर्णय आपको लेना है, क्या सही है क्या गलत है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हम लोगों ने जो आपसे प्रॉमिस किया था संपूर्ण तैयारी सुपर टेट और केवीएस की, जो केवीएस का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसमें भी आपकी ये जो परिभाषा है, ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट रहेगा। आप एग्जाम के बाद आप इसको बोलोगे कि हाँ हमें वहां से कोई चीज मिली थी। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग हमारा परिवार है और आप ही से मिलकर हम हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई बाहर से सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।